नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कुछ और बातचीत के साथ। वैदिक सभ्यता युग में ऋग्वैदिक काल के बारे में बात शुरू हुई थी और ऋग्वेद के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमने कर ली थी। अब हमें बात करनी है ऋग्वैदिक काल का समाज कैसा है, अर्थव्यवस्था कैसी है, राजनीति कैसी है वहां पर, और धर्म के मामले में उनका किस तरह का दृष्टिकोण है। ये सारी बातचीत हमें समाहित करनी है। तो ऋग्वैदिक काल की इस, जिसे हम पूर्व वैदिक काल कहते हैं, इस सभ्यता युग की विभिन्न विशेषताओं को यहाँ पर समाहित करते हैं, समाज की विभिन्न विशेषताओं को समाहित करते हैं। तो सबसे पहले सामाजिक स्थिति क्या है। देखिए, सामाजिक स्थिति के अंदर हम बात करते हैं किसी भी समाज के अंदर मनुष्य की रहने का तरीका, उसका क्या पहनावा है, क्या भोजन है, क्या संस्कृति है, महिलाओं की क्या स्थिति है, इन सब चीजों, किस तरह का व्यवसाय करते हैं, इन सब बातों को समाहित किया जाता है। और इसी को समाहित करते हुए हम ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें कि ऋग्वैदिक काल के जो लोग हैं वो आर्य हैं, जिसपे हम बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं। ये आर्य लोग जो हैं, इनका मुख्य व्यवसाय क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। हम पहले के वीडियोस में इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी आरंभिक दौर में पशुपालन, उसके बाद कृषि का एक विकसित स्वरूप और उसके अधिशेष से नगरीकरण की व्यवस्था, लगभग वैसा ही संदर्भ यहाँ पर देखने को मिलता है। क्योंकि हम ऋग्वैदिक काल में पशुपालन की बात करते हैं, उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय हो जाएगा, और जब कृषि का अधिशेष हो जाएगा, बहुत ज्यादा अनाज इकट्ठा हो जाएगा, तो संपन्नता की स्थिति आएगी और वो नगरीकरण की ओर हमें लेकर चली जाएगी। तो यहाँ पर मुख्य व्यवसाय कौन सा है? पशुपालन है। पशुपालन के साथ कृषि भी की जाती है और कृषि के साथ ही व्यापार भी किया जाता है। परंतु ये व्यापार जो है ये बहुत ज्यादा अंतरराष्ट्रीय स्तर का नहीं है, ये स्थानीय व्यापार है। और यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि व्यापार में मुद्रा प्रणाली का अभाव है। मुद्रा प्रणाली यहाँ पर अस्तित्व में नहीं है, और इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु विनिमय पर ही आधारित है। वस्तु विनिमय पर आधारित व्यापार हमें ऋग्वैदिक काल में दिखाई देता है। कृषि और व्यापार कम है, क्योंकि ये जो सभ्यता है ये ग्रामीण सभ्यता है, और हमने आपको बताया था कि ये ग्रामीण सभ्यता मूल रूप से कबीले की सभ्यता है। और कबीले को किस नाम से जानते हैं हम? जन के नाम से जानते हैं। कबीले को जन के नाम से जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद बात करें इन लोगों का भोजन कैसा है, तो देखिए ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह से मिलता है कि ये मांस का भी सेवन करते थे और शाकाहारी भी थे। अब इस भोजन की व्यवस्था में, शाकाहारी भोजन में हम खाद्यान्न की बात करें तो इनका जो खाद्यान्न है वो है जौ, जिसे यव कहा जाता है। संस्कृत में मूल रूप से इसे यव कहा जाता है। और आपको बताएं, जो हमने कहा था कि चौथे मंडल में, ऋग्वेद के चौथे मंडल में हमें कृषि संबंधी विशिष्ट विश्लेषण देखने को मिलता है, कृषि को समर्पित दिखाई देता है चौथा मंडल। वहां पर एकमात्र खाद्यान्न जिसका जिक्र किया गया वो कौन सा था? तो वो जो यव या जो वही था। उसके अलावा किसी खाद्यान्न का जिक्र वहां पर नहीं किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके वस्त्र को देख लेते हैं, किस तरह के वस्त्र ये धारण करते हैं। तो आपको बताएं, इसको आप इस तरह से लेकर चलें कि जो कमर से नीचे के भाग पर जो पहना जाता है वो था नीवी। उससे ऊपर जो है वो है वासस या वास। उससे ऊपर जो पहना जाएगा वो अधिवासस या अधिवास। और पुरुष जो सिर पर धारण करेंगे पगड़ी जैसा, उसे कहा जाएगा उष्णीश। आप इसको इसी तरह से याद करेंगे तो बहुत आसान सा रहेगा। कमर से नीचे जो पहने जाएंगे वस्त्र वो नीवी, कमर से ऊपर जो पहने जाएंगे वो वासस या वास, और ऊपर से ओढ़ने का चद्दर जैसा, कंबल जैसा, चुनरी जैसा, ऐसा कुछ जो ओढ़ेंगे तो वो होगा अधिवासस। और
पुरुष जो सिर पर पगड़ी जैसा धारण करते थे उसे उशनीश के नाम से जाना जाता था। तो ये भी आपको यहाँ पर समाहित कर लेना है कि इस तरह के वस्त्र ऋग्वैदिक काल के लोग धारण किया करते थे। इसके बाद बात करें ऋग्वैदिक काल के लोगों की, आर्यों की मूल भाषा क्या थी, तो भाषा संस्कृत थी। और हमने आपको पहले भी बताया कि इन्हें लिपि का ज्ञान नहीं है, माना यह जाता है अभी तक, हालांकि बहुत सारे शोध अभी भी जारी हैं, इस बात को आप 100% नहीं मान पा रहे हैं क्योंकि इतने सारे वेदों का ज्ञान मौखिक रूप से रखना मुश्किल रहा होगा, परंतु अभी तक की जो जानकारियां हैं उसमें ये माना जाता है कि भाषा संस्कृत है, मौखिक ज्ञान था और इनको लिखना नहीं आता है। लेखन लिपि का अभाव हमें यहाँ पर दिखाई देता है ऋग्वैदिक काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बातचीत कर लेते हैं। समाज किस तरह का है, तो आपको बताएं ये समाज पितृसत्तात्मक है। सामाजिक स्थिति कैसी है, तो ये सामाजिक स्थिति पितृसत्तात्मक है। और ये बात बहुत ज्यादा सोचने का विषय नहीं है, हम बिल्कुल स्पष्ट कर लें कि सिंधु घाटी सभ्यता ही एकमात्र ऐसा सभ्यता युग है जिसके अंदर मात्र सत्तात्मक समाज देखने को मिलता है। वहां पर शांतिपूर्ण समाज था तो मात्र सत्तात्मक था, और जैसे ही लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी तो भुजाओं के बल की वजह से क्या होगा, पितृसत्तात्मक। तो ऋग्वैदिक काल से ही पितृसत्तात्मक समाज की शुरुआत हो जाती है। अब पितृसत्तात्मक समाज का मतलब पिता को, पुरुष को अधिक महत्व दिया जाता है। तो महिलाओं की स्थिति कैसी है, देखिए महिलाओं की स्थिति को यहाँ डिस्कस किया जाए तो महिलाओं को क्या राइट्स हैं और क्या राइट्स नहीं है उसको देखें। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, महिलाओं को उपनयन कराने का अधिकार है, उपनयन के बाद ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अलावा धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने का अधिकार, इन धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने का अधिकार महिलाओं को है। अब क्या अधिकार नहीं है वो देखें, राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं है और संपत्ति पर अधिकार नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। राजनीति में भाग लेने का अधिकार महिलाओं को कहीं दिखाई नहीं देता ऋग्वैदिक साहित्य के अंदर, ऋग्वेद के अंदर हमें इस तरह की कोई जानकारियां नहीं मिलती हैं। और संपत्ति पर भी अधिकार को स्वीकार नहीं किया गया है कि महिला संपत्ति की अधिकारिणी हो सकती है। तो शिक्षा, उपनयन, और ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है उनसे, शिक्षा, उपनयन, धार्मिक स्थिति के अधिकार हैं, उसे यज्ञ आदि करवाने में पुरुष के साथ शामिल होने का अधिकार है, परंतु राजनीति और संपत्ति के संबंध में उसे अधिकार प्राप्त प्राय नहीं है। चलिए बात करते हैं, तो शिक्षा यदि प्राप्त कर रही हैं महिलाएं, तो महिलाओं के नाम मिले हैं बहुत सारे, तो इनके नाम आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर जिक्र करते हैं अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, सिकता, निवावरी, आत्रेयी, शची, इंद्राणी, मुदगलानी, पोलोमा, इस तरह के बहुत सारे नाम हमें मिलते हैं कि ये महिलाएं जो थी ये विदुषी महिलाएं थी, और इन विदुषी महिलाओं को बहुत सारा ज्ञान था। इनमें से कुछ ने तो मंत्रों की रचना भी की है ऋग्वेद के लिए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये विवाह की परंपरा हमारे यहाँ पर थी, तो विवाह की परंपरा निश्चित रूप से थी, परंतु कुछ महिलाएं ऐसी होती थी जो अविवाहित रहती थी, और इन अविवाहित महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। और मैंने इसका उदाहरण यहाँ घोषा के माध्यम से स्पष्ट किया है। कुछ महिलाएं कुछ कन्याएं जो अविवाहित रहा करती थी वो अमाजू कहलाती थी। और उसका एक बड़ा एग्जाम्पल एग्जाम में हमसे पूछा जाता है, कौन सी विदुषी थी जो अविवाहित रही, तो घोषा। और ये इसलिए अविवाहित रही, ये बताया जाता है कि ये चर्म रोग से पीड़ित थी और इस वजह से इनका विवाह नहीं हुआ, तो ऐसी महिलाओं को अमाजू के नाम से भी जाना जाता था। महिलाओं को विवाह के समय जो भेंट आदि दी जाती थी उसे वहतू कहा जाता था। जिसे आज की तारीख में आप भेंट कह सकते हैं, दहेज कह सकते हैं, उस तरह की जो स्थिति है
वहां पर वहतु कहा गया है, जो भी भेंट उन्हें दी जाती थी साथ में ले जाने के लिए, बर्तन आदि, कपड़े आदि, जो भी चीजें, तो वहतु कहा गया है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। समाज में कौन कौन सी कुरीतियां हैं, रीतियां हैं, उनका जिक्र कर लें। आपको बताएं, बाल विवाह प्रचलन में नहीं थे। बहुत अच्छा समाज है। आपको बता दें, ऋग्वैदिक काल का समाज प्राय एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है जो अच्छे समाज की स्थिति को दर्शाता है। कैसा समाज है? बाल विवाह आपको देखने को नहीं मिलेगा, सती प्रथा भी प्रचलन में नहीं है। यहाँ पर एक उल्लेख मिलता है कि जब पुरुष की मृत्यु हो जाती थी तो महिला उसकी चिता पर लेट जाती थी, परंतु उसे लोग आग्रह करके वहां से हटा लेते थे। इसका मतलब सती होने का प्रमाण यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह की स्थितियां मिलना बहुत सभ्य समाज की दृष्टि से, उच्च कोटि के समाज की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो बाल विवाह और सती प्रथा इस समय अस्तित्व में नहीं थे, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ महिलाएं, योद्धा महिलाएं भी मिली हैं। योद्धा महिलाओं का मतलब यह है कि जिन्होंने युद्ध के अंदर भाग लिया है, जैसे मुदगलानी, विश्वफला, इस तरह के नाम मिलते हैं। और आपको ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक महिला है, विश्वफला के बारे में प्रश्न बनता है कि एक ऋग्वैदिक काल की वह कौन सी योद्धा महिला थी जिसने युद्ध में अपना एक पैर खो दिया था या पैर उनका नष्ट हो गया था, कट गया था, तो वो कौन सी है? वो विश्वफला है। ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो महिलाओं की स्थिति को अगर आप देख पा रहे होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी में तो मात्र सत्तात्मक था ही, पर अब धीरे धीरे पितृसत्तात्मक हो जरूर गया है, परंतु पुरुष सर्व अधिकारवादी नहीं है। अभी तक महिलाओं की स्थिति को आप बुरा नहीं कह सकते। बाद में धीरे 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 पतन होता चला जाएगा, बाहरी शक्तियों के आक्रमण होंगे, पर्दा प्रथा आ जाएगी, वो सब हो जाएगा, परंतु अभी इस तरह के कोई प्रमाण हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलते। तो ये स्थिति हुई महिलाओं की। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज में वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में थी। इन महिलाओं के नाम आपको ध्यान रखने, कई बार पूछा जाता है ऋग्वैदिक काल की विदुषियां कौन सी हैं या उत्तर वैदिक काल की विदुषियां कौन सी हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। यहीं पर एक और जिक्र हम कर लेते हैं। लोपामुद्रा जो थी उसके बारे में एक बात कर लेते हैं। लोपामुद्रा ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। ये कई बार इस तरह के प्रश्न संबंधों के बारे में भी आ जाते हैं, तो लोपामुद्रा का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब ऋग्वैदिक काल के समाज में वर्ण व्यवस्था का जिक्र करते हैं। अगर हम ऋग्वैदिक काल के समाज को देखें तो प्रारंभिक तौर पर केवल दो ही वर्ण दिखाई देते हैं। दो ही वर्ण का मतलब जातियों के तौर पर देखें तो ये माना गया पहले आर्य हैं और अनार्य हैं, केवल दो ही विभाजन देखने को मिलते हैं। उसके बाद यदि हम और गहराई में जाएं और थोड़ा सा कालांतर की बात करें, बाद के समय की बात करें, तो वहां पर आपको समाज चार वर्णों में दिखाई देगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही पहली बार आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों का समेकित स्वरूप दिखाई देता है। चारों वर्ण आपको एक साथ दिखाई देते हैं। अब शूद्र की क्या स्थिति है? क्या दास प्रथा अस्तित्व में थी? आपको बता दें, बिल्कुल दास प्रथा अस्तित्व में थी और बहुत सारे लोगों के जो नाम हैं वो दास उनमें जुड़ा हुआ थी, वो दास, सुदास, तो ये दास प्रथा अस्तित्व में थी। इस बात में कोई संदेह नहीं है। चार वर्ण है। ब्राह्मण का कार्य क्या है? ब्राह्मण का कार्य है, देखिए ब्राह्मण के 6 कार्य बताए गए हैं मुख्य रूप से। पहला काम यज्ञ करना और करवाना। कर्म कांडों की शुरुआत का काल निश्चित रूप से ये माना जाता है। हम सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड मिलते हैं, पर यज्ञ है या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। पर ऋग्वैदिक काल में 100% कर्म कांड, यज्ञ आदि, अनुष्ठान आदि की व्यवस्थाएं हमें प्रारंभ से ही देखने को मिल जाती हैं। ब्राह्मण का काम क्या है? यज्ञ करना दूसरों के लिए, यज्ञ करना खुद के लिए और यज्ञ करवाना। 2 काम हो गए ये, दूसरों के घरों पे यज्ञ करना और यज्ञ करवाना। दान देना और दान लेना, ध्यान रखना, दान देना भी कर्तव्य है ब्राह्मण का और दान लेना भी। और तीसरा ज्ञान ग्रहण करना और ज्ञान को प्रसारित करना, लोगों तक पहुंचाना। ज्ञान देने का काम कौन करते थे? तो ब्राह्मण करते थे।
क्षत्रिय जिन्हें राजन्य भी कहा गया है, इनका काम होता था रक्षा का। तो आपको ध्यान रखना, समाज की रक्षा का संपूर्ण दायित्व किसके पास था? तो क्षत्रियों के पास था। इसी तरह से वैश्य जो थे वो किस कार्य को संपादित करते थे? तो व्यापार को संपादित करते थे। और शूद्र का काम था इन तीनों वर्णों की सेवा करना, ऐसा उल्लेख हमें प्राप्त होता है। अब हमारे पास ये है कि ऋग्वैदिक काल की स्थिति क्या है वर्ण व्यवस्था की। क्या जटिल व्यवस्थाएं हैं? नहीं, ये बहुत ही, जिसे कहते हैं कि एक मॉडल है। उस समय ये एक मॉडल है जहां पे आप देखेंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये निश्चित नहीं है किसी व्यक्ति के लिए। किसी भी व्यक्ति के कर्मों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि वो ब्राह्मण होगा, वो क्षत्रिय होगा, वो वैश्य होगा या वो शूद्र होगा। कर्म पर आधारित है। प्रश्न बनेगा, जो प्रश्न आता है, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार था, तो उसमें पूछा जाता है वर्ण, धर्म, लिंग, कर्म या योग्यता। तो आपको ध्यान रखना है कि कर्म या योग्यता ही वो संदर्भ है जिसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा या शूद्र होगा। अब यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आ जाएंगे। कैसे कि मान लीजिए एक ब्राह्मण के 3 पुत्र हैं। एक पुत्र तो ज्ञान देता है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, दूसरा रक्षा करता है, युद्ध में जाता है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, तीसरा व्यापार करता है तो वो वैश्य कहलाएगा। और मान लो 4 पुत्र हैं तो चौथा अगर इन सब में योग्यता नहीं दिखाता है, सेवा ही करता है, तो इसका मतलब वो शूद्र कहलाएगा। तो एक ही परिवार के सदस्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो सकते हैं। ऐसा भारतीय इतिहास में कब देखने को मिलता है? तो आपको ध्यान रखना है वो कब देखने को मिलता है? वो ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलता है। मतलब केवल जन्म के आधार पर किसी को आप श्रेष्ठ नहीं कह सकते, ऐसी संकल्पना हमें यहाँ देखने को मिलती है। अब इसका प्रमाण क्या है? तो आपको बताएं, एक स्थान पर ऋग्वेद में मिलता है, मैं कवि हूं, मेरे पिता भिषज हैं, भिषज का मतलब चिकित्सक हैं, और मेरी माता अनाज पीसती है, अनाज पीसने का कार्य करती है। हमारे कार्य अलग अलग हैं, परंतु हम सबका उद्देश्य धन अर्जन करना है, धन कमाना है। इसका मतलब आप देखेंगे तो ये अलग अलग वर्ग हैं, ये अलग अलग वर्ग से संबंधित व्यक्ति दिखाई देते हैं जो परिवार के सदस्य हैं। इसका मतलब एक ही परिवार के सदस्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों हो सकते थे। और वो कौन सा काल है भारतीय इतिहास का? तो वो ऋग्वैदिक काल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? कर्म और योग्यता पर। जब हम उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो ये केवल जन्म पर आधारित होगी। फिर ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही होगा। तो इस बात को भी हम यहाँ पर समाहित कर लें। चलिए अब देख लेते हैं कि ऋग्वैदिक काल के विवाह का स्वरूप कैसा था। आपको बताएं, जब वर्ण व्यवस्था हमने पढ़ी तो विवाह 2 प्रकार के होते थे, अनुलोम और प्रतिलोम। 2 तरह के विवाह हुआ करते थे, अनुलोम और प्रतिलोम। याद ऐसे रखना है, जो समाज के अनुकूल है, जो समाज जिसे अनुकूल मानता है वो अनुलोम है, और समाज जिसे नहीं मानता है अनुकूल वो प्रतिलोम है। कैसे? आप देखिए, ये पुरुष हैं, ये महिला है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर ब्राह्मण, भाई उच्च वर्ग कौन सा है? ब्राह्मण है। यहाँ पर ब्राह्मण पुरुष का ब्राह्मण महिला से विवाह हो रहा है तो ये समाज के लिए स्वीकृत है। और ये कैसा विवाह होगा? तो ये अनुलोम विवाह होगा। समान वर्ण में जितने भी विवाह होंगे वो कैसे होंगे? अनुलोम होंगे। पहले तो ये ध्यान रखें। फिर उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की महिला का भी यदि विवाह हो जाता है तो भी आप उसे क्या कहेंगे? अनुलोम। अर्थात पुरुष उच्च वर्ण का होना चाहिए। वो विवाह कैसे कहलाएंगे? वो अनुलोम कहलाएंगे। समान वर्ण के जितने भी विवाह है वो अनुलोम कहलाएंगे,
उसके अलावा अगर पुरुष उच्च वर्ण का है तो महिला निम्न वर्ण की होगी, उस स्थिति के सभी विवाह अनुलोम विवाह कहलाएंगे। ये समाज में स्वीकृत है, समाज इसको स्वीकृति देता था। जबकि प्रतिलोम विवाह क्या है? प्रतिलोम विवाह का मतलब है उच्च वर्ण की महिला का निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह, ब्राह्मण महिला का क्षत्रिय पुरुष से, ब्राह्मण महिला का वैश्य पुरुष से, ब्राह्मण महिला का शूद्र पुरुष से विवाह, या क्षत्रिय महिला का वैश्य पुरुष से, क्षत्रिय महिला का शूद्र पुरुष से, वैश्य महिला का शूद्र पुरुष से। इस तरह के जो इसके रिवर्स हैं, उल्टे हैं, उस तरह के जो विवाह हैं उन्हें प्रतिलोम विवाह के नाम से जाना गया है। तो ध्यान रखिए, दो प्रकार के विवाह थे ऋग्वैदिक काल में, अनुलोम और प्रतिलोम। चलिए यहीं पर एक बात और कर लेते हैं, यहाँ नियोग की प्रथा भी प्रचलन में है। नियोग से क्या अभिप्राय है? संतान उत्पत्ति के लिए किसी अन्य पुरुष को नियुक्त करना, जिसमें देवर हो सकता है और कोई निकट संबंधी हो सकता है, कोई धर्म पुरुष हो सकता है, उसे नियुक्त करने की जो प्रक्रिया है केवल संतानोत्पत्ति के लिए, कामासक्ति के लिए नहीं, केवल संतान उत्पत्ति के लिए यदि पर पुरुष को नियुक्त किया जाता था तो इस प्रथा को, इस परंपरा को नियोग कहा जाता था। और ऋग्वैदिक काल में नियोग के भी प्रमाण हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो गया। हमने जन्म की बात कर ली, हमने ग्रामीण सभ्यता की बात कर ली, पशुपालन की बात कर ली, भाषा की बात कर ली, हमने लिपि, भोजन, वस्त्र, पितृसत्तात्मक समाज की बात कर ली, वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म है इसकी बात कर ली, महिलाओं की स्थिति की बात कर ली, और उसके अलावा हमने अब विवाह के विभिन्न स्वरूप को भी यहाँ पर देख लिया। तो इस प्रकार से ऋग्वैदिक काल का समाज हमारे सामने पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। तो इस तरह का समाज उस समय था, और मैं फिर कहूंगा कि एक अच्छी व्यवस्था आपको यहाँ पर देखने को मिली होगी। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक काल के आर्थिक जीवन की, आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति ऋग्वैदिक काल। देखिए, ऋग्वैदिक काल की आर्थिक स्थिति को जब हम डिस्कस करने चलेंगे तो यहां पर हमें यह देखने को मिलेगा कि पशुपालन आधार है, कृषि की जाती है, और इसके अलावा व्यापार किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि व्यापार जो किया जाता है वो किस तरह का है? ये वस्तु विनिमय पर आधारित है, गिव एंड टेक सिस्टम है, मुद्रा प्रणाली अभी भी अस्तित्व में नहीं है। अब ये वस्तु विनिमय में हम किस वस्तु का इस्तेमाल करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको बताएं, यहां पर गाय और निष्क का उल्लेख मिलता है। गाय और निष्क का उल्लेख मिलता है, जिन्हें वस्तु के विनिमय के रूप में, विनिमय की वस्तु के रूप में काम में लिया जाता है। अर्थात आपको यदि कुम्हार से मटका खरीदना है तो आप मटका खरीदिए, मटके खरीदिए बहुत सारे, और उसके बदले में आप गाय दे दीजिए, अब निष्क दे दीजिए। प्रश्न ये है कि निष्क क्या है? तो गले में पहने जाने वाला सोने का आभूषण, गले में पहना जाने वाला सोने का आभूषण, स्वर्ण धातु का जो आभूषण है वो निष्क के नाम से जाना जाता है। अब ये दोनों चीजें आप किसी भी चीज को खरीदने के लिए पे कर सकते हैं, आपकी करेंसी के रूप में है गाय और निष्क। गाय के बारे में बताएं, पूरे ऋग्वैदिक काल का सबसे पवित्र पशु कौन सा माना गया? तो गाय माना गया, और यहीं से गाय को एघन्या या एहन्या कहा गया है, न मारा जाने योग्य, जिसे नहीं मारा जा सकता है, न मारी जाने योग्य, न मारा जाने योग्य जानवर या पशु कौन सा है? तो कौन सा है? वो गाय है। तो गाय को एघन्या और एहन्या के नाम से भी ऋग्वेद में अभिहित किया गया, और गाय के नाम से ही बहुत सारे नई शब्दावली भी निकल कर आई है, नई शब्दावली निकल कर आई है, जैसे गो एषणा, गो प्लस एषणा हम लोगों ने पढ़ा होगा, गवेषणा। अभिप्राय क्या है? गाय की खोज, कोई जाता था कहाँ गया है? गवेषणा के लिए गया, गाय की खोज के लिए गया, और वो शब्द इतना ज्यादा
रूढ़ कर दिया गया, इतना स्वीकार कर लिया गया कि गवेषणा का मतलब ही खोज हो गया, तो बहुत सारे नए शब्दों की उत्पत्ति ही गाय से मिलती है। तो ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र पशु किसे माना गया? गाय को माना गया। और दूसरी विनिमय की जो वस्तु है वो कौन सी है? निष्क है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक काल में तो निष्क गले में पहना जाने वाला एक आभूषण मात्र है, मुद्रा नहीं है। पर जब हम इसे बाद के संदर्भों में देखेंगे, हम बाद के काल में इसी बातचीत को जब करेंगे, तो वहां हम ये पाते हैं कि ये निष्क जो है वो मुद्रा है। मुद्रा प्रणाली जब विकसित होगी तो सोने के सिक्कों को भी निष्क कहा जाएगा। परंतु यहाँ ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वेद में प्रारंभिक दौर में, वैदिक सभ्यता में ये केवल गले में पहना जाने वाला सोने का आभूषण था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद राजा की स्थिति को देखते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति से हमें इन्हें जोड़ना है। ऋग्वैदिक काल में राजा है, ये बात हम कर चुके हैं। राजतंत्र है, ये बात हम कर चुके हैं। राजा के पास कितने राइट्स हैं, कितना अधिकार है, क्या उसे टैक्स लेने का अधिकार है? प्रश्न ये उठता है कि क्या राजा को किसी भी तरह के कर लेने का अधिकार है? तो आपको बता दूं, राजा ऋग्वैदिक काल में केवल चुना जाता है। सभा समिति जैसी संस्थाओं के माध्यम से राजा का चुनाव होता है, और उसके अलावा राजा को इतने अधिकार नहीं मिले हैं, वो इतना शक्तिशाली नहीं हो पाए। तो उसके पास लोहे का प्राय अभाव है, लोहे के अस्त्र शस्त्र ना के बराबर हैं। एक आरंभिक दौर ही लोह युग का यहाँ देखने को मिलता है, तो राजा ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। ऐसी स्थिति में राजा किसी भी तरह के टैक्सेस, बाध्यकारी टैक्सेस लेने की स्थिति में नहीं है कि वो टैक्स लेगा ही, टैक्स देना ही पड़ेगा जनता को। ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां यहाँ पर नहीं है। जब राजा टैक्स नहीं लेगा तो शासन कैसे चलाएगा? तो आपको बताएं, राजा को प्रजा के द्वारा, आम जनता के द्वारा स्वेच्छा से जो भेंट दी जाएगी, स्वेच्छा भेंट जो दी जाएगी, जिसके माध्यम से वो शासन संचालित कर पाएगा, उसे बलि कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। ये स्वेच्छा से राजा को जो भेंट दी जाती थी, धन आदि, जो भी गाय, जो भी पशु, या जिस रूप में भी आप उनको संपत्ति भेंट कर रहे हैं, भेंट दे रहे हैं चीजों की, वो क्या कहलाएगा? तो बलि। तो यहाँ पर आप बलि का अभिप्राय वो ना समझें कि किसी पशु की बलि दी जा रही है। यहाँ बलि से अभिप्राय राजा को दी जाने वाली स्वैच्छिक भेंट है। तो ये भी हमारे लिए आर्थिक स्थिति के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है। एक और फैक्ट हम देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में पणि, पणि शब्द का उल्लेख मिलता है। अब देखिए पणि शब्द क्या है, इसका उल्लेख मिलने का क्या संदर्भ है? तो आप इसे देखें, पशुपालन मुख्य व्यवसाय है, तो निश्चित रूप से पशुओं की चोरी होती होगी, और पशुओं की जो चोरी करते थे वो लोग, जब बहुत सारे पशु इकट्ठे होते थे तो फिर इनका व्यापार करते थे, उन्हें बेचते थे, आगे आगे बेचते थे। तो पशुओं की चोरी करने वाले जो लोग थे वो पणि कहलाते थे, और यही चोरी करके क्या करते थे? व्यापार करते थे। तो यदि आपसे ये कहा जाए कि व्यापारी वर्ग किस नाम से जाना जाता था, जो व्यापार करते थे पशुओं का, उन्हें किस नाम से जानते थे? तो पणि। और अगर आपसे ये कहा जाए कि चोरी करने वाले, पशुओं को चुराने वाले, मवेशियों के जो चोर थे वो क्या कहलाते थे? तो वो भी क्या कहलाते थे? पणि। और बड़े इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम मौर्य काल में जाएंगे तो इसी पणि से एक शब्द बन जाएगा पण्याध्यक्ष। पण्याध्यक्ष का मतलब क्या होगा? व्यापार का मुख्य अध्यक्ष। व्यापार से संबंधित व्यापारिक गतिविधियों का जो मुख्य व्यक्ति होगा उसका नाम ही पण्याध्यक्ष हो जाएगा। तो ये शब्द कहाँ से निकला? ऋग्वेद से निकला। तो आपको ध्यान रखना है, पणि कौन होते थे? मवेशियों के चोर होते थे, जो इनका व्यापार भी करते थे। ये भी जानकारी आपको आर्थिक स्थिति के अंदर समाहित कर लेनी है। आपको कुछ और बात कर लेते हैं। अब पशुपालन देखा आपने, कृषि देखी, व्यापार देखी, छोटे छोटे शिल्प उद्योग सारे होते थे। मटके बनाने का कार्य है, लोहार का कार्य है, सुनार का कार्य है, सारे कार्य संपादित किए जाते थे। अब इन सारे शिल्पियों में से, ये सब क्या है? ये सब शिल्पी हैं, और इन सब शिल्पियों में से जो सबसे प्रधान शिल्पी माना गया है उसे तक्षा माना गया है। तक्षा का मतलब बढ़ई। बढ़ई का महत्व सबसे ज्यादा है, जिसे आप खाती भी कह रहे थे, जो लकड़ी का कार्य करते। लकड़ी के कार्य को करने वाले जो व्यक्ति हैं
जो तक्षा है उनको प्रधान शिल्पी माना गया है। शिल्पियों का प्रमुख या प्रधान किसे माना गया है? तो तक्षा या बढ़ई को माना गया है। और ये इसलिए भी स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं युद्ध की आहटें दिखाई देती हैं। वहां पर रथ निर्माण एक मुख्य भूमिका में हो सकता है। लकड़ी से युक्त औजार हथियार बनने वाली स्थितियां ज्यादा रही होंगी, इसलिए इनका महत्व संभवतः ज्यादा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए कि शिल्पियों का प्रधान कौन होता था? तक्षा या बढ़ई होता था। इस समय कृषि के लिए कुछ सिंचाई के साधनों का उल्लेख मिलता है, वो भी हम देख लें। इसमें कुल्या, कूप, आवट, अश्मुचक्र, इस तरह के नाम हमें यहाँ पर मिलते हैं। और कुल्या नहरें हैं, कुआं है। अश्मुचक्र जो है ये रहट स्वीकार किया जाता है। रहट का मतलब जिसके माध्यम से कुएं से जल निकालने की प्रारंभिक परंपरा, तो अश्मचक्र का उल्लेख मिलता है। तो रहट के एक आरंभिक प्रमाण हमें ऋग्वैदिक काल से देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी जानकारियां हमें समाहित कर लेनी है। बहुत सरल सा है, परंतु आप इसको जब सिस्टमेटिक वे में पढ़ते चले जाएंगे तो बहुत आसान सा हो जाएगा। और इतिहास में तुलना का बड़ा महत्व है। हम जब पिछले काल से इसकी तुलना करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जब तक कंपैरिजन सेट नहीं कर सकते हम इतिहास को जान ही नहीं सकते। अब यहाँ पर आपको सिंधु घाटी सभ्यता से कंपेयर करना है, वो नगरीकरण है, ये ग्रामीण सभ्यता है। वहां पर जो शासन का स्वरूप है वो हम निश्चित नहीं कर पाए। यहाँ पर राजतंत्र है, बहुत सारी बातें। वहां पर भाषा का ज्ञान नहीं है, यहाँ भाषा संस्कृत है। वहां लिपि का ज्ञान है, यहाँ लिपि के बारे में हम संदेह की स्थिति में है। समाज की स्थिति को देखें तो वहां मात्र सत्तात्मक है, यहाँ पितृ सत्तात्मक है। तो इस तरह के सारे कंपैरिजन हमको यहाँ देख लेने होंगे, तभी हम आगे बढ़ते हुए इतिहास को समझ सकते हैं। तो ये आर्थिक स्थिति हमने देखी, बहुत साधारण सा। पशुपालन मुख्य व्यवसाय। जब भी एग्जाम में आपके लिए बलि क्या होता है? स्वेच्छा से राजा को भेंट, वस्तु विनिमय है। विनिमय की वस्तुएं कौन सी है? गाय और निष्क। पणि, व्यापार करते हैं, जो पशुओं का चोरी करते हैं, व्यापार करते हैं, वो पणि कहलाते हैं। सिंचाई के साधन है, इसका मतलब सिंचाई पर निर्भर है। ऐसा नहीं है कि हम वर्षा पर निर्भर कृषि की व्यवस्था को देख पा रहे हैं। तो ये सारी जानकारियां हमें यहाँ पर समाहित कर लेनी है। और ये आर्थिक स्थिति का संदर्भ भी हमारा लगभग समाप्त हो गया। तो हमने देख लिया आज की क्लास में ऋग्वैदिक काल में समाज और ऋग्वैदिक काल की समाज की आर्थिक स्थिति। चलिए जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। ज्ञान को इस तरह से ग्रहण कीजिए कि वो आप पर भार ना हो, आपको बड़ा सरल सा लगे कि बहुत सरलता से बात को स्पष्ट किया गया, आपने ग्रहण कर लिया, आत्मसात कर लिया। और जब आप दोबारा से देखें तो रिकॉल हो जाए। मेन चीज ये होती है कि आप पेपर में जाए और आपको दोबारा से याद आ जाए कि हाँ मुझे ये बात किसी तरह से ऐसे बताई गई थी। तो हम बड़े आसानी से अपने एग्जाम्स को कर सकते हैं। आगामी जो भी एग्जाम्स हैं उनमें आपको इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, वैदिक सभ्यता के प्रश्न आज की तारीख में बहुत ज्यादा आने लगे हैं। तो इसलिए आपको इस टॉपिक को बहुत महत्व देकर चलना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए।